हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला। आरटीआई एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी हमें, और आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ वो क्या चीज़ है, और आरटीआई का रोल क्या है। उसके बाद हम लोग 30+ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपका आरटीआई देखने के बाद। उसके साथ साथ ही हम लोग सीआईसी के बारे में देखेंगे, एसआईसी के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको आरटीआई के बारे में मेन पता क्या होना चाहिए कि भाई आरटीआई एप्लीकेशन का फिल करने का आपका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हल्का हल्का सा, फिर हम लोग इन डिटेल इन डेप्थ में जाएंगे। पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है भाई, आपको अपना इशू आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको आरटीआई फाइल करना किसके ऊपर है या फिर किस के अगेंस्ट करना है, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट करना है। फिर आपको वो एप्लीकेशन या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन सबमिट करनी होती है, भेजनी होती है जिस डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डिपार्टमेंट को। क्लियर है भाई साहब। उसके बाद आपको आरटीआई की फीस भरनी होती है जो आपकी रहती है जस्ट ₹10। ओके, 10 रुपये इसकी फीस रहती है। देन आपका जो पीआईयू होता है वो आपकी एप्लीकेशन को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको विद इन 30 डेज आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप तक पहुंचा देती है। अगर आप तक नहीं आता तो आप एपेलेटेट अथॉरिटी, मेन जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। अगर फिर भी उस अपील करने के बाद भी नहीं आता तो आप सीधा सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को डायरेक्टली आप सेकंड अपील डाल सकते हैं कि भाई साहब मैंने आरटीआई फाइल किया था, इन्होंने अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं भेजी है। ये तो था सिंपल सा प्रोसीजर, आपको इससे मतलब नहीं है। मेन मुद्दा क्या है उस पर अब हम चलते हैं सर। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 का। ठीक है, आरटीआई एक्ट चीज़ क्या है भाई। पहली चीज़ आपको आरटीआई एक्ट जो 2005 का है ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है भाई, आप लोग फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 ए, ठीक है, आर्टिकल 19 ए पढ़ते हैं जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम आपको मिलता है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, जिसमें आप फ्रीडम है आपके पास स्पीच की और एक्सप्रेशन की। आप फ्रीडम ये कैसे अपनी लेते हैं और कैसे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आप आगे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहली चीज़ चाहिए क्या, इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं तो आप उस फ्रीडम का करोगे क्या। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानना है, अगर उस डिपार्टमेंट के बारे में बोलना है आपको, मान लो आपके पास फ्रीडम है स्पीच का, तो आपको उनके बारे में कुछ बोलना है या एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तब ना। तो यही आप आरटीआई के थ्रू करते हो। किसी भी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी गवर्नमेंट की हो उससे रिलेटेड आपको जब इंफॉर्मेशन लेनी हो वो आप गवर्नमेंट से लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये हमारा अधिकार है जो हम पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में ले सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी क्या है वो भी आगे हम लोग वन बाय वन समझेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 समझ आई सर क्या चीज़ है। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ओरिजिन में आपको मेन चीज़ याद रखनी है, एक तो सीआईसी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एसआईसी। ओके, इसके बाद आपके पास आता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, पीआईओ। अब सीआईसी क्या चीज़ है भाई साहब, आरटीआई एक्ट के तहत ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, याद रखिएगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका आ जाता है स्टेट का, सीआईसी आपका आ जाता है सेंटर के लिए। अब पीआईओ क्या है सर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है भाई साहब, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपका आ जाता है सीपीआईओ। एसपीआईओ आ जाता है आपका स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन
ऑफिसर। ठीक है भाई साहब, जो ये वो ऑफिसर होता है जिसके पास आपकी जो आपने अपील कर रखी है आरटीआई वो इसके पास पहुंचती है, ये फर्दर जो आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके पास भेजता है, वहां से ये आपके पास वापस 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास डिटेल पहुंच जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आरटीआई एक्ट जो है ये आपका किस किस को कवर करता है, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। क्लियर है सर, समझ आई। अब जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसकी जो अमेंडमेंट होती है कब, 2019 में। क्लियर, आगे सारा कुछ समझेंगे, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2019 का है, इसमें हम लोगों ने अमेंड क्या क्या किया सर, अमेंडमेंट किस किस सेक्शन की हुई है आपको याद रखना है, सेक्शन 13, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 27। ओके, इन 3 सेक्शन की आपकी होती है अमेंडमेंट। आपका जो एक्ट है 2005 वाला, ये अमेंड होके आपके पास हो जाता है आर्टिकल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019 की अमेंडमेंट हो जाती है। अब इस अमेंडमेंट के तहत हमने किया क्या, ये ऐसी अमेंडमेंट थी क्या। ओरिजिनली हम लोग जो CIC है हमारा, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं, आप यहाँ CIC की पहले बात कर लेते हैं भाई। मैं आपको CIC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे इंडिया की, जो आपकी एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CIC की जो आपकी कंपोजिशन होती है, एक आपके पास CIC देखने को मिलता है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्लस आपको 10 क्या मिलते हैं देखने को, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। क्लियर, CIC होता है 1, 10 होते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनका जो ओरिजिनली जो आपके RTA एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इनकी जो टेन्योर होता है वो आपके पास देखने को मिलता है यहाँ पे भाई साहब 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है वो इनका टेन्योर था। ठीक है भाई साहब। अब नेक्स्ट, ओरिजिनल इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस होती थी वो कैसे होती थी, आपकी जो CIC है, ठीक है, CIC की जो सैलरी और अलाउंस होती थी वो आपकी किसके बराबर होती थी आपके पास, CEC के बराबर, CEC दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनकी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर सैलरीज हुआ करती थी। ये आपने पॉइंट याद रखना है, अभी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम लोग अमेंडमेंट ऑफ RTI 2019 पढ़ेंगे, उसमें आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। CIC के बारे में पता चला कितने होते हैं, एक CIC होता है प्लस 10 ICs होते हैं, 5 साल या 65 ईयर्स ओरिजिनल इनका जो टेन्योर होता है। इनकी सैलरी एंड अलाउंस इनको किसके अकॉर्डिंग मिलता है भाई साहब, CIC जो है इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है और IC जो होता है उसको इलेक्शन कमिश्नर के बराबर मिलती है। ठीक है, CIC का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। अब चलिए वापस आ जाते हैं अपने वहीं उसी मुद्दे पे जो हम लोग 2019 का अमेंडमेंट पढ़ रहे थे। 13, 16 और 27वीं सेक्शन जो है इसमें अमेंड की जाती है। अब मैंने आपको क्या बोला था सर, अमेंडमेंट की गई किन इन सेक्शंस में, बट हुआ क्या। क्लियर, अब पहला मुद्दा इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, टेन्योर। ओके, टेन्योर में क्या बोला इन्होंने, अब ये सेंटर की मर्जी से चेंज होगा। ठीक है, टर्म एज बी मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा कि भाई साहब कितना होना चाहिए या फिर इनकी कितनी टेन्योर नहीं होना चाहिए। 5 साल और 65 साल वाले को इन्होंने बोला खत्म करो, हमें ये फॉलो नहीं करना। याद रखिएगा 2019 में पहला काम इन्होंने ये किया कि इनकी जो टर्म थी 5 ईयर 65 ईयर्स ये हटा दिया अमेंडमेंट करने के बाद CIC की एंड ICs की। क्लियर, अब सैलरीज एंड अलाउंसेस पे बात आ गई सर। ठीक है, 2019 में जो CIC है, ठीक है, इसको पहले सैलरी किसके हिसाब से मिल रही थी भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से। अब इन्होंने बोला नहीं, CIC की जो सैलरी है वो अब किसके हिसाब से मिलेगी भाई, यस, CIC की सैलरी जो है वो अब इसको किस हिसाब से मिल रही है भाई, यस, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर की। ओके, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हमने पहले अमेंडमेंट से पहले हम इलेक्शन कमिश्नर की सैलरीज एंड अलाउंसेस हम किसको देते थे भाई, दैट इज IC को। ठीक है ना,
आईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी सेम होती थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इलेक्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये दोनों की हम लोग सेम देते थे सैलरी। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी को हटा दिया कि सीआईसी को देंगे हम लोग इलेक्शन कमिश्नर की जितनी सैलरी। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिमोलिशन हो गया, मतलब कि आप किसी को अपने पद से घटा रहे हो। क्लियर? तो अब यहीं पे जो आईसीएस थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर सैलरी एंड अलाउंसेस मिलना शुरू हो गए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। क्लियर? ये दो अमेंडमेंट्स आपको याद रखनी है 2019 की। क्लियर है सर? यहां तक समझ आई? ये था आपका आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका 2019 का। क्लियर है? अब चलते हैं सर हम अपना आगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे याद रखना है सर, एक है आपके पास जन सूचना पोर्टल। अब ये जन सूचना पोर्टल क्या है? ये अपने में ही एक पहली ऐतिहासिक चीज थी जो किसने की थी? राजस्थान ने। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल। पोर्टल क्या है भाई? आपके पास एक ऐप होती है, ये पहली ऐसी पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल है जो लॉन्च करेगी राजस्थान के द्वारा, जो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में आपके लोगों तक पहुंचाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन यहां प्रोवाइड किया जाता है राजस्थान के द्वारा। ये जो है आपका पोर्टल, ये प्रिवेंट करता है आपके एनोमलीज एंड करप्शन इन गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन आप सीधा डिजिटली वहां से आप ले सकते हैं। तो इससे हमारा वे फॉरवर्ड क्या बनता है कि भाई साहब, जन सूचना पोर्टल जैसा इनिशिएटिव हर एक स्टेट को होना चाहिए। सेंटर और स्टेट को चाहिए कि ऐसी ही कुछ पोर्टल्स, ऐप्स बनाई जाएं जिससे लोग ऑनलाइन ही अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें और हमारी सरकार के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर है सर? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है भाई? दैट इज व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये तो हमें पता चल गया सर, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमें अगर चाहिए हो, वो हम ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप लोग इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप लोग इंटीग्रिटी जहाँ पे हमारे देश की खराब हो रही हो वो डिटेल्स भी आप नहीं ले सकते। ये हमारी आरटीआई की एक्सेप्शन है। ठीक है भाई। अब आरटीआई की फीस कितनी रहती है ये मैंने आपको बताया पहले ही, ओनली 10 रुपीज। ठीक है सर, कितनी रहती है? जस्ट 10 रुपीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आरटीआई आपने फाइल कर दिया तो कितने दिनों में आपके पास यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए? 40 डेज तक। अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है सर, थर्ड पार्टी अगर आरटीआई कर रही है तो उसको 40 डेज के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। कितने दिनों में? 40 डेज के अंदर इसका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। अब अगर इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ओके, लाइफ एंड लिबर्टी का अगर केस है, तब कितने दिनों में आपको मिल जानी चाहिए सर? 48 आवर्स में। क्लियर है? याद रहेगा, तब आपको 48 आवर्स में आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। अगर 30 डे से ऊपर दिन हो जाते हैं, आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जो आपका पीआईओ है, पीआईओ दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो ऑफिसर है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 250 रुपीज़ पर डे। याद रखिएगा, 250 रुपीज़ पर डे की आपकी पेनल्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है सर, तो ये था हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसी के साथ हम लोगों ने अभी देखा भाई इनराइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2019 की अमेंडमेंट हुई उसके बारे में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपकी आरटीआई एक्ट 2005 की। चलिए इनमें थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने मेन एमसीक्यूज के ऊपर। सेक्शन 1 का 2 ये आपका होल इंडिया में आरटीआई को लागू करता है भाई। क्लियर है? सेक्शन 2 का F इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता है कि इंफॉर्मेशन है क्या और आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो और किससे ले सकते हो भाई। सेक्शन 2H, सेक्शन 2F हो गया। सेक्शन 2H जो है ये आपको क्या बताता है कि भाई स्टेट बताता है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है सर? पब्लिक अथॉरिटी इज नथिंग। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी आपके पास कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको एक गवर्नमेंट की बॉडी है या फिर इंस्टीट्यूशन है या फिर सेल्फ गवर्नमेंट है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। अब क्या यहां पे हम लोग एनजीओ को इंक्लूड करते हैं आरटीआई में?
यस सर, एनजीओ इज नॉट मोर देन आरटीआई, तो ये भी हमारी इसमें आती है। ठीक है भाई साहब, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जिस भी एनजीओ को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, आप उसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 2H। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्शन 2J। सेक्शन 2J क्या है भाई आपके पास, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब बताता है, और राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आप किस किस डॉक्यूमेंट को ले सकते हो, क्या क्या नोट्स ले सकते हो, कौन से सर्टिफिकेट सैंपल्स ऑफ मटेरियल आप मंगवा सकते हैं, तो ये आपका सेक्शन 2J बताता है। ठीक है। सेक्शन 4 आपका जो आरटीआई का, ये आपको बताता है भाई सू मोटो डिस्क्लोजर जो होती है आपकी इंफॉर्मेशन की हर एक पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, सू मोटो का सेक्शन 4 में आपका जिक्र किया हुआ है। ठीक है। सेक्शन 8 है भाई साहब, ये है आपकी एग्जाम्पशंस। अभी मैंने बोला था भाई एग्जाम्पशंस भी है आरटीआई की, तो एग्जाम्पशंस क्या क्या है, नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, अभी बोला मैंने, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल प्रोसेस, कैबिनेट एंड अदर डिसीजन मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपको बता नहीं सकती है सरकार। ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स एंड कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इंडिविजुअल सेफ्टी, देन आपके पास लास्ट आता है भाई पर्सनल प्राइवेसी। आप किसी पर्सन की डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है वो आप नहीं आरटीआई से मंगवा सकते, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये था आपके पास सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई साहब सेक्शन 8 का 2। ठीक है। सेक्शन 8/2 ये आपके पास प्रोवाइड करता है डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्ट है अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है वहां पे तो आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। वहां पे अगर पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है, तो उस केस में आप ये थोड़ा सा एग्जाम्पशन है आपको जो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये था हमारा आरटीआई एक्ट 2005। उसके बाद हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ी। अमेंडमेंट हमारी जो थी कब की, दैट इज अमेंडमेंट जो 2019 में हुई, उसके बारे में देखा हम लोगों ने कैसे सीआईसी को जो उसकी सैलरी एंड अलाउंस से घटा के आपने ईसी के बराबर कर दिया। देन हमारे पास देखा हम लोग आईसी की जो सैलरी एंड अलाउंसेंस है वो भी आपकी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर कर दिया गया। तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं आरटीआई एक्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 30+ एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया भाई साहब, द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज, पहली कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग लॉ इंट्रोड्यूस करा था अपनी स्टेट में? तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? यस, तो इट्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु वो स्टेट है जिसने ये लॉन्च करा था। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन आरटीआई एक्ट 2005 फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट इज, कितना टाइम आपके पास दे रखा होता है कि वो डिसाइड करते हैं आपकी जो कंप्लेंट है उसके रिलेटेड, उनके पास टाइम स्पेसिफाई कितना दे रखा होता है अंडर आरटीआई एक्ट 2005? 15 दिन का टाइम होता है, 1 मंथ्स का टाइम होता है, 2 मंथ्स का टाइम होता है, या यहाँ पे ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई होती है? यस, बताइए विच वन इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बोलिए। क्वेश्चन सेकंड, तो भाई यहाँ पे जो आपके पास टाइम होता है वो टाइम आपके पास कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास डी हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो आ जाओ क्वेश्चन थर्ड पे, द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट शुड डिसाइड ऑन फर्स्ट अपील्स। ठीक है भाई साहब, पहली अपील के बारे में इनको बताना है, ये आपसे बोला गया है, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट दी गई है? क्लियर। ऑप्शन ए, विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट अपील्स। ओके जी। इन लेस नंबर ऑफ डेज देन द PIO कंसर्न टुक टू टेक डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। ओके। इन एक्सेप्शनल केसेस विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट और द अपील इफ द रीजंस और रिकॉर्डेड। ठीक है भाई साहब, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। 30 days के अंदर अंदर अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रही है तो आपके रिसिप्ट के डेट के मुताबिक 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट अपील जो है वो आप डाल सकते हैं अथॉरिटी के ऊपर, फर्स्ट अपील। ठीक है। नेक्स्ट आप जो सेकंड वाली कहाँ डालते हैं, सेकंड अपील, वो आप सीधा CIC एंड SIC को डाल देते हैं। ठीक है। तो
एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग 45 डेज काउंट करते हैं, वैसे आपके पास 30 डेज की बात की जाती है फर्स्ट अपील। क्लियर। चलिए आए क्वेश्चन फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है सेंट्रल ऑफ स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है भाई साहब, ये आपके पास SPIO की बात की गई है। मे अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द RTI एक्ट, ठीक है। दूसरा नंबर, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, क्या ये सही बात बोली है इन्होंने? क्वेश्चन फोर्थ, यस क्वेश्चन फोर्थ, the statement is correct. The statement is correct, but it can be done only after approval of appellate authority. The statement is correct, but it can be only done after the approval of CIC. None of these. तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन ए है करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है। सेक्शन 8A के अंदर RTI एक्ट का है, जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर आउटवे करता है कि भाई साहब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, किसी को नुकसान हो रहा है तो उस टाइम पे हम जो हमारी एग्जाम्शंस हैं उनको भी RTI के अंदर बाहर ला सकते हैं। क्लियर। चलो आ जाए क्वेश्चन फिफ्थ के ऊपर। व्हाट डज राइट टू इंफॉर्मेशन मीन? राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपसे ये पूछा गया है। इंस्पेक्ट वर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, आप कर सकते हैं। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, बिल्कुल कर सकते हैं। टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा सिंपल सा इसका आंसर। क्लियर। चलिए, द मैक्सिमम अमाउंट इफ पेनल्टी अंडर RTI एक्ट 2005 दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट कितना? मैंने आपको क्या बोला था, 250 रुपीज पर डे, ठीक है। लगता है ये तो मिनिमम है एक दिन का, अब इन्होंने मैक्सिमम पूछ लिया तो मैक्सिमम लगता है भाई 25,000। क्लियर, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। विद रेफरेंस टू द RTI एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट आपको सही बताई गई है वो आपने बताना है। अ थर्ड पार्टी इज अ पर्सन और अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही बात है सर ये, ठीक है। थर्ड पार्टी की बात बोली थी, इनको कितने दिनों में इंफॉर्मेशन मिल जाती है भाई? 40 डेज इनका टाइम पीरियड रहता है। द थर्ड पार्टी इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो, तो ये भी सर सही बात है, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां बात की गई है टू एम्पावर द सिटीजन्स, बिल्कुल सर। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बोला। कंटेन करप्शन, ठीक है भाई साहब। तो यहां पे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? करप्शन को क्या करना है? खत्म करना है। तो बिल्कुल सर सही बात है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट नहीं दी गई है वो आपको बताना है। द CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन नॉट सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज, तो क्या ये असिस्टेंस ले सकता है या नहीं ले सकता? ये आपसे यहाँ पे बोला है कि कैन नॉट, तो CPIO कैन, ओके याद रखिएगा यहाँ पे ये कैन है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने नॉट करेक्ट बोला हुआ था, तो नॉट करेक्ट हमारा पहला ही सेंटेंस है। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों आपकी स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। चलिए आ जाएं क्वेश्चन 10th के ऊपर। 10th क्वेश्चन क्या बोला गया है? अंडर RTI एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, किस केस में यहां पे एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है? इफ द एप्लीकेंट इज BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके सर। Where a public authority fails to provide information within 30 days of receipt of application, okay sir. Where a public authority fails to provide information within 45 days of the receipt of application, तो थर्ड वाला नहीं होता सर। पहले दो केसेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेंट को डिटेल दी जाती है अगर वो BPL से बिलो है, अगर उसको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यानी कि रिसिप्ट जो उसकी एप्लीकेशन है उस डेट से लेके 30 डेज तक उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पब्लिक अथॉरिटी फेल हो गई है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर है सर। क्वेश्चन 10th ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिनाइड, ठीक है, सही बोला है सर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज होने से आपकी पार्लियामेंट की ब्रीच जो प्रिविलेज है उसको ब्रीच कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे मना कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बोला है सर ये तो। नेक्स्ट देखिए सर, एक मिनट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1 1 1, हाँ तो 1 अभी हमारे पास ए एंड डी में है, मतलब हमारा जो है बी आंसर और सी आंसर तो नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब आ जाओ अगले ऑप्शन के ऊपर, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर कैन बी डिनाइड, बिल्कुल सर सही बोला ये भी इन्होंने, ठीक है, दूसरा भी सही बात है, तो फर्स्ट इनटू आपका ऑप्शन ए ही है, ये हो गया सही, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच कुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिनाइड, तो बिल्कुल सर इसको डिनाई कर सकते हैं, कैन नॉट ये गलत हो जाएगा सर। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच कॉज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ स्टेट कैन नॉट, भाई ये दोनों गलत हो गई आपकी, पहली दोनों हैं सही, तो ये दो स्टेटमेंट आपकी सही हैं, आप डिनाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रिविलेज ब्रीच हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर की या फिर पार्लियामेंट की, तो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आए सर नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल है आपका 12th, एज पर सेक्शन 12(2) ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट एक्सीडिंग 10 एज मैनी एज डीम्ड नेसेसरी, बिल्कुल सही बोला है सर उन्होंने, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है सर, ठीक है। हु कैन प्लेस एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर सस्पेंशन, यस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सस्पेंशन में कौन रख सकता है, सस्पेंड कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यस इट्स ओनली ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर है। चलिए व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट की फी कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था भाई ₹10 ओनली, ठीक है, 10 रुपये होते हैं इसकी फीस, ठीक है। चलिए अब आ जाएं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ आरटीआई एक्ट, शेड्यूल 2 ऑफ आरटीआई एक्ट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। शेड्यूल टू में आपकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देखिए, द प्रोविजन रिलेटेड टू सू मोटो, अभी हमने पढ़ा था ये, डिस्क्लोजर इज कंटेन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ आरटीआई एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट, सेक्शन 24, तो ये आपका मैंने बोला था भाई सू मोटो का कहाँ पे आता है, सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, क्लियर। चलो क्वेश्चन 17, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था ये फोर्स में, ये आपको बोला गया है भाई 12 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2005, 15 जून 2005, 1 नवंबर 2005, तो ये आपको देखने को मिला था भाई 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2015, इंफॉर्मेशन के अंडर यहाँ पे आपको क्या नहीं देखने को मिलता, ये आपने बताना है भाई। लॉग बुक्स बिल्कुल आपको देखने को मिलती, फाइल नोटिंग्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मिलता है, सर्कुलर्स बिल्कुल मिलता है, तो ये आपका अगर नहीं आता कोई तो वो है आपके पास फाइल नोटिंग्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये आपका इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आता आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर, क्लियर। चलो the officer designated by the public authorities in all administrative units or offices under it to provide information to the citizen requesting for information under the act is known as, यस क्या बोलते हैं उसको भाई, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो दैट इज पीआईओ, क्लियर है भाई साहब। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी हो, तो वहाँ पे आपको एक पीआईओ देखने को मिलता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिलता है देखने को, जो आपको असिस्ट करता है, आपकी मदद करता है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में, क्लियर है सर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। चलो
आ जाएं अगला सवाल भाई, क्वेश्चन 20, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अंडर आपको कितना टाइम लिमिट होता है कि आपको जब आपका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो वो है सर आपकी 30 डेज। ठीक है, 30 डेज। क्लियर। चलें, क्वेश्चन 21, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। लाइफ एंड लिबर्टी का जब केस हो, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको 48 आवर्स में आपका आंसर मिल जाता है अगर लाइफ एंड लिबर्टी का केस हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इफ द इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर, द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन विल बी। तो थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो आपके पास कितना होता है भाई यहाँ पे, तो यस इट्स 40 डेज। ठीक है, 40 दिन आपके पास होता है थर्ड पार्टी के मसले में। अगर आपका आप नॉर्मल इंडियन सिटीजन अगर ले रहे हैं, तो 30 डेज आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 23, इफ इंफॉर्मेशन शॉर्ट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द पीआईओ इन रिप्लाई टू द नोटिस इश्यूड टू हिम विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट सच नोटिस। तो कितने दिन का इसके पास जो नोटिस होता है वो इश्यू करना पड़ता है, तो वो है आपके पास 10 डेज का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे सर। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। क्लियर, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो यहीं मैं लेता हूँ आपसे अलविदा सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। उम्मीद करता हूँ आरटीआई के बारे में आपको पता चला होगा। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला, उसके बारे में भी आपको समझ आई होगी अच्छे से। देन हम लोगों ने जो सेक्शंस डिस्कस करी उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा से रिपीट करके लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो अच्छे से पढ़ो भाई साहब, अपना ख्याल रखें। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।